चाइना के 150 वारप्लेन्स इस इलाके में बहुत ही गहरी नज़र से गर्दिश करते रहते हैं। कहते हैं कि अगर यूएसए और चाइना के दरमियान किसी भी इशू पर जंग हो सकती है तो वो ताइवान है। दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर्स इसे चाहती हैं। चाइना इसे अपना ही एक हिस्सा क्लेम करता है, लेकिन यूएस वो भी इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। The only way that the US and China would go to war would be over Taiwan. जापान जो कि यूएसए का अलाई है वो इससे बहुत करीब है। ये एक सेल्फ गवर्निंग आइसलैंड है, यानी समंदर के अंदर मौजूद है। चाइना इसे अपना क्लेम करता है, लेकिन इसके लोग भी एक इंडिपेंडेंट ताइवान चाहते हैं। तो इसमें है क्या, जानते हैं इसकी हिस्ट्री को। 1683 से ही चाइना पर चिंग डायनेस्टी रूल करती थी, लेकिन फर्स्ट सिनो जापानीज वार हुई। चाइना और जापान के दरमियान पहली जंग 1865 में हुई। इस जंग में ताइवान जो है वो जापान को चला जाता है जंग में। इस दौरान ताइवान में बहुत ज़्यादा तरक्की होती है। ताइवान में जापान के अंडर ताइवान बहुत ही प्रोग्रेस्ड एक खिता बन जाता है। वर्ल्ड वार 2 में डिफीट के बाद ये ताइवान चला जाता है चाइना के पास, जो कि उस वक़्त रिपब्लिक ऑफ चाइना था, यानी ROC था। उस वक़्त चाइना पर रूल करती थी मिनटेंग, यानी KMT पार्टी चाइना रिपब्लिक ऑफ चाइना पर रूल करती थी। 1949 में चाइना में सिविल वार होती है। ये सिविल वार चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी और KMT के दरमियान होती है, जिसमें मेनलैंड चाइना जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ चला जाता है। ताइवान KMT में ही रहता है। मेनलैंड चाइना कम्युनिस्ट पार्टी की तहवील में आ जाता है। KMT की पार्टी ताइवान को रिपब्लिक ऑफ चाइना में एक अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर लेती है, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी मेन चाइना में जो मेनलैंड चाइना है उसमें पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना क्रिएट हो जाता है। यानी कि अब दो ग्रुप बन चुके थे, PRC यानी पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना और रिपब्लिक ऑफ चाइना ROC क्लेम करती है कि वो मुकम्मल चाइना पर रूल करने का इख्तियार रखती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान को ही अपना एक प्रोविंस समझकर अपने से अलहदा समझते हैं। 1979 में US और UN रिपब्लिक ऑफ चाइना को एक ही शक्ल में एक्सेप्ट करते हैं, यानी पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। लेकिन ताइवान अलग ही रहता है, एक सेपरेट आइडेंटिटी रहता है। US 1979 में TRA यानी ताइवान रिलेशन एक्ट के तहत उसको मिलिट्री एड प्रोवाइड करने की, यानी वो इसे मिलिट्री एड भी प्रोवाइड करेगा, इसको हेल्थ केयर और दूसरे शोबों में असिस्ट भी करेगा, यानी इसकी मदद भी करेगा। 1980s में ही ताइवान ने खुद को एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के तौर पर अपनी आइडेंटिटी कायम की, यानी वो नहीं चाहते थे कि वो चाइना की तरह उन पे कम्युनिस्ट पार्टी रूल करे, यानी वो अलग से अपनी एक डेमोक्रेटिक स्टेट चाहते थे। और इस ताइवान की ज़्यादातर आबादी भी खुद को ताइवानीज नेशनैलिटी ही समझते हैं। DPP डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी जो कि ताइवान में इस वक्त भी रूल करती है, उसकी बीजिंग के साथ बहुत ही स्ट्रेंड उन्होंने रिलेशन रखा है, यानी वो अपनी अलग ही शनाख्त चाहते हैं। DPP का यही मौक़िफ़ है कि वो कभी भी चाइना का पार्ट ताइवान न था और न बन सकेगा। 我们也会全力阻止现状被片面改。 लेकिन बीजिंग इसको हमेशा से अपना ही एक अलग प्रोविंस समझता है, यानी वो इसे चाइना का ही एक हिस्सा समझता है जो कि इससे अलग हो गया था। चाइना ने कई बार कहा है कि 1 कंट्री और 2 सिस्टम के हिसाब से ताइवान में अपनी जो गवर्नमेंट है वो कायम कर लेते हैं, लेकिन DPP हमेशा ही इसका इनकार कर देते हैं। ताइवान के लोग क्या कहते हैं, 51% ताइवानी ये कहते हैं कि वो ऐसे ही रहेंगे जैसे वो रहना चाहते हैं। 10% ताइवानीज ऐसे हैं जो चाइना के साथ इल्हाक चाहते हैं, जबकि 34% ताइवानीज एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहते हैं। शी जिनपिंग चाइना के सदर चाइनीज़ ड्रीम के तहत ताइवान को अपना ही एक हिस्सा समझते हैं। और CCP यानी चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी भी ताइवान को अपनी एक सोवरेनिटी के तौर पर देखती है, यानी ताइवान पर अगर कोई हमला करता है तो वो चाइना की सोवरेनिटी पर ही हमला करता है। आखिर ताइवान इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इसकी एक बड़ी वजह है कि ताइवान सेमीकंडक्टर चिप के तौर पर दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी में एक लीडर माना जाता है। ताइवान की एक कंपनी है TSMC यानी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो कि दुनिया की 90% चिप्स प्रोवाइड करती हैं, जिनको वो टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट
और डिफेंस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसकी टेक्नोलॉजिकल इम्पोर्टेंस की वजह से भी यूएस इसे अपना एक अलाई समझता है। यानी अगर ताइवान की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री चाइनीज़ के पास चली जाती है तो अमेरिका को इसके बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ताइवान की स्ट्रेटजिक लोकेशन वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में है, जिसमें जापान से फिलीपाइंस की तरफ एक यूएस अलायंस बनता है। यानी ताइवान को यूएस इसीलिए इंसिस्ट करता है कि वो चाइनीज़ मिलिट्री की हर तरह की मूवमेंट पर नज़र रख सके। लेकिन चाइना के लिए इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर चाइना इस पर कंट्रोल हासिल कर लेता है तो उसकी रीजन में बहुत ज़्यादा सेफ हो सकता है। चाइना के 150 वारप्लेन्स इस इलाके में बहुत ही गहरी नज़र से गर्दिश करते रहते हैं। यानी ताइवान की जो सी टेरिटोरियल है उसमें चाइनीज़ 150 वारप्लेन्स हरकत करते रहते हैं। और यूएसए ने भी सीक्रेटली अपने सोल्जर्स ताइवान में डिप्लॉय करना शुरू कर दिए हैं। ताइवान है तो एक सोवरन टेरिटरी, लेकिन वो एक सोवरन स्टेट नहीं बन सकी। यूनाइटेड नेशन में इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। जब भी ताइवानीज़ यूनाइटेड नेशन में जाते हैं तो चाइना उसे वीटो कर देता है। तो ज़ाहिर है जब चाइना उसे वीटो कर देता है तो वो एक स्टेट नहीं बन सकती। इसी तरह उसकी एक डिप्लोमेटिक आइसोलेशन भी है, क्योंकि उसकी डिप्लोमेटिक आइसोलेशन ही ताइवान को एक सोवरन स्टेट नहीं बनने देती।